तो ये मैंने ऐसे फॉर्मूला बनाया, अंधविश्वास इक्वल टू विश्वास माइनस विवेक। क्या हो गया? अंधविश्वास। विश्वास अच्छी बात है, अंधविश्वास होता है जब उसमें हम ये भूल जाएंगे सोचना समझना की क्षमता ही खत्म हो जाए। अगर हम केवल विश्वास करें आंख बंद करके तो वो अंधविश्वास होगा। ये फॉर्मूला हो गया। अब लोग लिखेंगे अंधविश्वास क्या होता है तो वो बड़ी बड़ी बातें लिखेंगे, अंधविश्वास का तात्पर्य होता है कि ये तो आप कम शब्दों में लिख गए। ये आपका इनोवेशन, ये आपको जीत दिलाएगा, नंबर गेन करवाएगा आपको। तो ये डीपीआई फॉर्मूला, और ये तो पीएचसी तो ये केवल इसके लिए है, बाकी डीपीआई आपको हर जगह लागू कर सकते हो। डिसिप्लिन, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, इनोवेशन। डिसिप्लिन, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, इनोवेशन। बोले वेरी गुड। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे हाँ, तो कोई भी चीज इनपुट होगी तो प्रैक्टिस होगी, उसकी प्रैक्टिस होगी तो फिर वो हैबिट में कन्वर्ट होगी, और हैबिट धीरे धीरे आदत जो है वो गुणों का निर्माण करेगी, और जो गुण है वो आगे जाके आपके चरित्र को बनाएंगे। कई सारे गुणों के समूह को हम लोग बोलते हैं चरित्र, यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ ट्रेट्स इज इक्वल टू कैरेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर चरित्र क्या है वही बताएगा कि पर्सन कैसा है। पर्सनालिटी बोलते हैं ना कि यार शानदार पर्सनालिटी जा रहा है, कैसा लगा पर्सनालिटी उसका फिजिकल देखकर। फिजिकल में तो ऐसे अमीर अमीर के बच्चे होंगे जो कि महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, तो उसका क्या पर्सनालिटी आप जज करते हो? आप किसी व्यक्ति के किस आधार पर निर्धारण करते हो? जैसे अभी कोई उठा लेते हैं जो फेमस हो, कोई अभी मैंने नहीं सुना यार, ये कोई बिग बॉस में शायद ऐसा चल रहे थे, पर मुझे नहीं पता इसलिए मैं, चलो कोई अभी कोई हीरो उठा लेते हैं, ऐसा ले लो, सोनू सूद को ले लेते हैं। ठीक, अभी वो अच्छे कैरेक्टर के सोनू सूद ले लिया हमने। अब ये बताओ सोनू सूद को आपने क्या बोला? अच्छे पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं। क्या पर्सनैलिटी है? तो पर्सनैलिटी का मतलब जनरली हम लोग फिजिकल ना समझें, पर्सनैलिटी का मतलब उसके व्यक्तित्व की बात चल रही, ना कि उसके फिजिकल की। समझ पा रहे? हम लोग ये समझते हैं पर्सनैलिटी मतलब उसका फिजिकल, ना, नॉट फिजिकल नहीं। हीरो तो बहुत सारे हैं, है ना, आप देखो बहुत सारे हीरो हैं, हीरोइन हैं, पर लोग सोनू सूद को ज्यादा पसंद करते हैं बाकी की तुलना में। क्यों? क्योंकि भाई उसने गरीबों की मदद की, तो गरीब लोगों के लिए वो हीरो हैं। ऐसे आपने एक और नाम सुना होगा, साउथ के एक हीरो हैं, नहीं है, जिनकी डेथ हो चुकी है, नाम क्या था? सांवले सांवले से थे, अपरिचित मूवी से भी कुछ थे, पुनीत राजकुमार। तो पुनीत राजकुमार जो थे वो भी बहुत फेमस है, क्योंकि उन्होंने बहुत साउथ में बहुत ज्यादा फेमस हुआ इसलिए क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए स्कूल खुलवाए, कॉलेज खुलवाए, बहुत सारे अच्छे काम किए उन्होंने। ठीक है, तो वो क्या अच्छे पर्सनैलिटी है। लोगों ने कैसे निर्धारण किया? उनके गुणों के आधार पर। उनके गुण क्या थे? उनकी एक आदत क्या थी? गरीबों की मदद करना। समझ पा रहे हो? और गरीबों की मदद कैसे की होगी? एक बार करी होगी तो उनको अच्छा लगा, दूसरी बार करी, तीसरी बार करी, इनपुट्स क्या? अच्छा की मदद करनी चाहिए, तो मदद से इनपुट्स हुआ, प्रैक्टिस हुई, प्रैक्टिस से हैबिट बनी, हैबिट धीरे धीरे कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गई कि भाई साहब इसका तो ट्रेट से ऐसा है कि ये एक गुण है कि लोगों की मदद करता है, और धीरे धीरे उसके कैरेक्टर को उसने प्रदर्शित किया कि ये अच्छे व्यक्तित्व का आदमी है, और धीरे धीरे आपने बोला कि अच्छी पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी क्या है? इनविजिबल आइडेंटिटी, अदृश्य पहचान है व्यक्ति की, जिसका पता चलता है हमें चरित्र से। और चरित्र का पता कैसे चलता है? उसके व्यवहार से। हमें कैसे पता चलेगा उसका चरित्र कैसा है? फिर हमें पता चलेगा उसका व्यवहार कैसा है। ठीक है, अब ये हो गया। उससे बाद में ये मान लो आपको ऑफिसर बनना है तो एडमिनिस्ट्रेटर भी ऐसा बनेगा। किसी ऑफिसर को इनपुट्स किया गया कि करप्शन करना अच्छी बात है, मेरे पहले वालों ने भी किया तो मैं भी करूंगा, रिश्वत लेना बुरी बात नहीं है। उसने लिया, एक बार लिया, दो बार लिया, प्रैक्टिस हो गई, आदत में आ गया कि अब वो हर काम को रिश्वत लेके करता है। अब उसका गुण बन गया कि ये करप्ट आदमी है, कैरेक्टर झलकने लग गया। पर्सनैलिटी के बारे में आप जाकर पूछोगे कि कैसा आदमी है, बोलेंगे करप्ट आदमी है। तो वो कैसा एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? वो नेगेटिव बनेगा आगे जाकर के। अब किसी व्यक्ति ने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सर्वोत्तम अच्छी नीति है। उसने ईमानदारी के लिए प्रयास किया, कभी किसी के आगे झुका नहीं, इनपुट अच्छा गया, प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस अच्छी करी, तो फिर धीरे धीरे क्या हो गया? हैबिट में कन्वर्ट हो गया। हैबिट में कन्वर्ट हुआ तो बाद में जाकर के क्या हुआ? ट्रेट्स में गुण हो गया कि इसके पास ये अच्छा ईमानदार व्यक्ति है, चरित्र में झलकने लगा। पर्सन के बारे में आप जाके पूछो कैसा व्यक्ति है,
साहब बहुत ईमानदार व्यक्ति है, साहब तो है ना, किसी मामले में रिश्वत तो छोड़ो दूर की बात, सुनते हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर देते हैं। तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वो कैसा साबित होगा? अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर। तो सब प्रैक्टिस का खेल है साहब, प्रैक्टिस का खेल है। अब आप सोच लो कि आप कौन से प्रैक्टिस कर रहे हो। हम जिस उम्र में हैं उस उम्र में हम कई बुरी आदतों में फंस जाते हैं। कई सारे लोगों को गलत प्रकार के वीडियो देखने की भी एक प्रैक्टिस हो सकती है। तो उस प्रैक्टिस को अगर आप धीरे धीरे कम कर दोगे आपकी आदत बदल जाएगी। हाँ, कई लोगों को लंबे समय तक चैट करने की या वो उस पर समय बिताने की सोशल मीडिया पे, उसकी भी आदत हो सकती है। उसकी प्रैक्टिस कम कर दो, आदत अपने आप छूट जाएगी। अच्छी चीज़ों की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, बुरी आदत अपने आप छूट जाएगी। क्योंकि ये बड़े फिलोसफर कहते हैं कि अंधेरा कुछ नहीं है। अंधेरा क्या है? हाँ, एब्सेंट ऑफ लाइट, वही डार्कनेस है। समझ पाए मेरे ज्ञानियों, बुद्धिजीवियों? समझ पाए? तो बदलो अपनी आदतों को, समझे? कोई भी बुरी आदतें बदल डालो, ठीक है? समझ पाए? चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई इसके क्या पढ़ा रहा हूं मैं, एटीट्यूड के प्रकार हो गए। अब आगे लिखो अभिवृत्ति और प्रशासन, एटीट्यूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम तो नहीं हुआ? हो गया? देखो भाई, अगर किसी को कोई विशेष काम है तो जा सकते हो, और विशेष काम ना हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। टॉपिक शानदार है, जीवन में भी काम आएगा, केवल पढ़ाई में नहीं। अभिवृत्ति और प्रशासन, ठीक है? एटीट्यूड एंड भी बनाना नहीं आता मुझे, ऐसे बनता है, ऐसे बना दूं, ऐसे ऐसे, अरे बन गया। एटीट्यूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पता है, एक शब्द बताओ, आप व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह चलाते होंगे ना, ग्रुप बनाते हो आप, उसमें एक शब्द आता है एडमिन, आता है ना? और हिंदी में उसका अर्थ निकलता है कि प्रशासक कौन है। आप प्रशासक तो बन चुके हो अगर जो ग्रुप चलाता है तो। एडमिन जो शब्द है ना, उसका हिंदी अर्थ है प्रशासक, ठीक है? प्रशासक कौन? जो कि लोगों को, ग्रुप को लीड करता हो। तो आदि लीडर तो आप वैसे ही हो, एक दो ग्रुप तो सब चलाते होंगे। पर वो प्रशासक तो शब्द भी आता है ना, झुंड नियंत्रक। चलो भाई, क्या बता रहा था मैं? हाँ, ये अब इसमें भी अगर प्रशासन में अभिवृत्ति का क्या यूज है, या यूजेस ऑफ एटीट्यूड इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो अगर हम बात करें कि क्या इसके यूज हैं, तो आप देखोगे कि अगर जैसा प्रशासनिक अधिकारी है उसकी जैसा एटीट्यूड बनता है किसी भी क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के, उसी प्रकार से वो उसमें डिसीजन लेगा। और जिसी प्रकार से डिसीजन छोड़ो, उसी प्रकार से डिसीजन लेगा कि मुझे ये करना चाहिए, उसी प्रकार से नीति निर्माण करेगा। उसी नीति निर्माण को फिर क्या करेगा, वो इम्प्लीमेंट करेगा। मतलब प्रशासन में एक चीज होती है, आप देखोगे, आप प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हो, एक होती है नीति, ठीक है भाई? नीति मतलब पॉलिसी। पॉलिसी के 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है अभिकल्पन, निर्माण, और एक होता है क्रियान्वयन। ठीक है? अभिकल्पन मीन्स डिजाइन, हाँ, ठीक है? यहां पर मैकिंग बनाना, ठीक है? और यहां पर होगा इम्प्लीमेंशन। तो पॉलिसी डिजाइन मीन्स उसके दिमाग में बनना। अभी वो कागज में नहीं आई, अभी दिमाग में बनी। किसी घटना को देख करके, जैसे मैं आपको सामने कुछ घटनाएं, कुछ मुद्दे रख देता हूं। प्रशासक के सामने जनरली कौन से मुद्दे आते हैं? एक आता है राजनीतिक मुद्दा, नैतिक राजनीतिक मुद्दा। एक आता है उसके सामने सामाजिक मुद्दे। ये दिख रहा है ना पीछे, ये रेड कलर वो तो नहीं कर रहा प्रभाव, तो चेंज कर देते हैं। सामाजिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दे,
ये जनरली आते हैं, फिर धार्मिक वगैरह ये भी उसी में शामिल हो जाते हैं, सांस्कृतिक वगैरह सामाजिक मुद्दों में। पर्यावरणीय मुद्दे ठीक लिखा ना, हाँ। राजनीतिक मुद्दे में कौन कौन से हो जाएंगे? सरकारों को लेकर के जनता की मनोवृत्तियाँ, सरकारें बनती है तो पार्टी सिस्टम क्या है, पार्टियों की विचारधाराएं, पार्टी किस आधार पर वोट मांगती है ना, सामाजिक मुद्दे पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसके आधार पर कैसी मनोवृत्तियां हैं, और प्रशासन उसको कैसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर वोट मांगना, स्थानीयता के आधार पर वोट मांगना क्या है, कानूनन गलत है। तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि अभिवृत्ति तो बनी हुई है लोगों की, है ना, कि जिस क्षेत्र के उस आधार पर, जैसे कोई व्यक्ति, कोई सांसद है, कोई महाराष्ट्र, अगर वो खड़ा होगा तो बोलेगा जय महाराष्ट्र, कोई एमपी से खड़ा होगा तो बोलेगा जय मध्य प्रदेश, उसको महत्व देगा। तो ये क्षेत्रीयता के आधार पर वोट मांगना हुआ। ऐसे धर्म के आधार पर मांगते हैं कि भाई मैं तुम्हारे धर्म का आदमी हूँ, मैं तुम्हारी जात का हूँ। ये राजनीतिक मुद्दे हैं प्रशासन के द्वारा। इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे होते हैं, जैसे कि हम बात करें कि क्या बोलते हैं वो, हाँ, जिस प्रकार से नेता रहेगा उसी प्रकार से वो पॉलिसी का निर्माण भी जनता से कराएगा, उसी प्रकार से किसी मुद्दे पर वो राजनीतिक क्या सोच रखता है वो भी इसमें रहेगा। हाँ, कैसे? बिल्कुल, अगर वो कानूनन वो आइडियोलॉजी गलत है, माना कि वो एक्स धर्म या एक्स जाति को ध्यान में रख करके पार्टी का गठन किया गया है, तो वहां उसकी आइडियोलॉजी मायने नहीं रखती है। आइडियोलॉजी तो आप देखोगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की भी सही है, मार्क्सवाद को फॉलो करते हैं, पर उसको कई जगह पे बैन कर दिया गया है भारत में, कई सारे क्षेत्रों में उसके संगठन है वो बैन है। क्यों बैन है? क्योंकि वो कानूनन इलीगल काम कर रहे हैं। तो आइडियोलॉजी यहाँ मायने नहीं रखती, यहाँ मायने रखता है आपके लिए कानून। और आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आइडियोलॉजी को ध्यान में नहीं रखें, आप ध्यान में रखेंगे क्या इसकी आइडियोलॉजी जो कानून है, जो लॉ है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और लेकिन अगर वो फॉलो नहीं कर रही है तो फिर वो गलत है। इसलिए आप देखोगे किसी भी आइडियोलॉजी का नेता खुल करके वोट नहीं मांग सकता इस मामले पे। व्यक्तिगत तौर पर मांग सकता है कि भाई मैं तुम्हारा वो हूँ, पर वो आधिकारिक तौर पर कभी भी वोट नहीं मांग सकता, वो बाहर कर दिया जाएगा, है ना, आदर्श आचार संहिता से। झलकेगी, बिल्कुल झलकेगी। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, उसकी आइडियोलॉजी तो उसकी व्यवहार में रहेगी, वो तो जनता से भी वही आइडियोलॉजी के अनुसार काम करवाएगा, पर आप उस पर नियंत्रण कैसे रखोगे? समझ पाए? आपको अपना देखना है, मतलब राजनीतिक मुद्दे आपके सामने हैं, वो राजनीति का एक मुद्दा है, और आप एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते उस मुद्दे पर कैसे डिसीजन लोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस आइडियोलॉजी को ही फॉलो करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं उस आइडियोलॉजी के एकदम विपरीत चले गए हो। आपको एकदम तटस्थ होकर के, न्यूट्रल होकर के देखना है कि क्या ये मैच कर रही है, नहीं कर रही है हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। अगर मैच कर रही है तो कोई फर्क नहीं है, चाहे वो किसी भी एक्स पार्टी एक्स धर्म का हो, कोई फर्क नहीं, बस हमें वो चेक करना है, ठीक है। इसीलिए ये भी फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्टिंग करते हैं। हाँ हाँ, एक्स पार्टी ने कहा था, ये राजनीतिक है। देखो, उन्होंने कहा कि राजनीति हम एक्स पार्टी को बैन कर देंगे, अगर वो कानून प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, फिर उसमें जांच की जाएगी कि क्या इस पार्टी पर बैन लगाना उचित था। बैन के, चलो मान लो एक्स पार्टी ने सरकार आने के बाद में उस पर बैन लगा दिया, ठीक, उसके बाद में क्या होगा, जांच की जाएगी क्या इसका बैन लगाना उचित है। तो उसके लिए न्यायपालिका है ना, संविधान के अनुसार देखेगी ना क्या इस पार्टी पर बैन लगाया गया वो उचित मानदंडों के अनुसार लगाया गया नहीं है, देश की एकता अखंडता को प्रभावित कर रही है या नहीं है, उसके चेक करेगी। अगर गलत रहेगी तो उस बैन को हटवा दिया जाएगा। ऐसे तो आप देखो, सबसे बढ़िया उदाहरण बताया था मैंने आपको, खाप पंचायत का बताया था ना, हरियाणा में बेटियों के लिए कई सारे गलत डिसीजन लेते हैं वो लोग, पर सरकार मानती है क्या? वो भी बाहर कर देते, उसको सामाजिक रूप से बहिष्कार कर देते, पर सरकार, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता उसका, सरकार नहीं मानती, वो कहते तुम्हारे नियम नहीं चलेंगे, हमारे चलेंगे। ऐसे ही एक्स पार्टी का नियम नहीं चलेगा, पार्टी का पार्टीगत मुद्दा हो सकता है, पर यहाँ पर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे। आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाने वाले हो, ठीक।
ये तो करेगा। देखो पार्टियों की क्या विचारधारा उस पर हमें नहीं जाना है। मैं कह रहा हूं वो किस आधार पर, वो किस मुद्दे पर क्या बोलते हैं उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। अगर आप एरिया की बात कर रहे हो तो आप टीएन सेशन का उदाहरण ले लीजिए। टीएन सेशन का नाम सुना है? अरे सुनना चाहिए आप लोगों को, तो आइडल होने चाहिए आप लोगों के। तो अभी जो इतने सुंदर सुंदर फोटो देखते हो ना अपने उसमें इपिक में, वोटर आईडी में, उन्हीं के प्रयासों से बन पाया। वो वोटर आईडी भी उन्हीं के प्रयासों से बन पाई है। चुनाव में पैसे का प्रयोग ना हो उसके लिए भी उन्हीं के द्वारा कार्यवाही की गई थी। 19 से लेकर के 1990 से लेकर के 1996 का उनका जो कार्यकाल था ना, चुनाव का स्वर्ण काल कहा जाता है। इतने रिफॉर्म्स कर डाले बंदे ने कि आज तक उनको फॉलो किया जाता है। अभी कुछ समय पहले 2017-18 में मृत्यु हुई उनकी। बहुत फेमस व्यक्ति है टीएन सेशन। इतने बड़े राजनेताओं को हिला डाला, मतलब कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो उस समय भी थी भारत में, उन सबकी एक की भी नहीं चलने दी। अपने रूल्स एंड रेगुलेशन इतने औकात दिखा दी सबको की, और बता दिया कि भारत का निर्वाचन आयोग कितना पावरफुल है। उसको पढ़िएगा कभी टीएन सेशन को जा करके, तो ये मायने नहीं रखता। उसने सारे काम रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में किए और बड़ी से बड़ी पार्टी की विचारधारा को दबा कर रख दिया। तो हमें इतना पावरफुल भी आपको बनना है। एक्स पार्टी क्या कहती है, वाई पार्टी क्या कहती है, वो बात अलग है ना। उनका एक अपना व्यक्तिगत मुद्दा है, अपने राजनीतिक मुद्दे हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, क्रिएट होगा। कई सारे लोग छोड़ देते हो, कहते मैं अपनी जॉब के साथ में अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये जो नीति मेरे द्वारा बनवाई जा रही है गलत है, तो मैं इसको नहीं फॉलो करूंगा, छोड़ देते हैं बहुत सारे लोग जॉब। अभी हाल ही में उदाहरण देख लो, आप ही जबलपुर संभाग के कमिश्नर थे, इसके पहले नाम था चंद्रशेखर बोरकर। अभी जो सर पढ़ाने आते हैं ना, अभी वर्मा सर आपको, कमिश्नर सर कल आएंगे, उनके पहले जो कमिश्नर थे वो कौन थे? चंद्रशेखर बोरकर सर। उनको लगा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस जॉब से, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जाता है तो मैं संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, छोड़ दिया जॉब को। वीआरएस ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस स्कीम ले ली, वीआरएस लेकर के बढ़िया नागपुर में जाकर के कोचिंग खोल ली, ठीक है। उनको लग रहा है कि मैं ज़्यादा इस क्षेत्र में ज़्यादा अपने आप को संतुष्ट, मतलब पैसा कम है, पावर कम है, पर मैं मुझे लगता है कि मेरी जॉब के अनुसार काम है, छोड़ दिया। छोड़ दो आप, आपको होगा, होता है, रियलिटी में होता है। जैसी पार्टी वैसी विचारधारा, उसके नीचे आपको वैसा ही काम करना पड़ेगा। मजबूरी आपकी, या तो आप सिर झुका के काम करो, नहीं तो डिसमिस, नहीं तो छोड़ दो, नहीं तो आप अपनी आत्मा को मार दो, ठीक है। तो वो तो प्रभावित होगा। अब इन मुद्दों में कैसे कैसे प्रभाव, राजनीतिक हो गया, सामाजिक ले लो। सामाजिक में भारतीय समाज कैसा है, यहाँ की विविधता है, बहुत सारी विविधता है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, व्यक्तियों के आधार पर बहुत सारी भिन्नताएं हैं। इन मुद्दों को भी आपको प्रभावित पड़ेगा। कहाँ पर कैसी सोच रखती है, उदाहरण ले लो मणिपुर का, उदाहरण ले लो हरियाणा की नू हिंसा। ये सारे उदाहरण आपको सामाजिक तौर पर प्रभावित करेंगे। वहाँ पर केवल वहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, वहाँ पर सामाजिक इन्फ्लुएंस भी है। समाज की क्या विचारधारा है, जितनी भी पॉलिसियां बनती है ना, वो समाज का मूड देखा जाता है। आज देखो समाज के सारे लोग चट्टे बट्टे कैसे हो गए, फ्री का मिल जाए, फ्री का पैसा मिल जाए। वो चाहते नहीं कि शिक्षा पे खर्च हो, चाहते नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए कौशल पे खर्च हो, चाहते नहीं है कि स्वास्थ्य पे खर्च हो, वो तो बस चाहते हैं 1000 रुपये मिल जाए। तो वो 1000 रुपये सरकार की, वो सरकार भी देगी, फिर लो भाई 1000 दे देंगे, हमारे क्या, हम ज़्यादा देने वाले थे, आप 1000 देंगे। जैसी जनता वैसा नेता, ठीक है। कई बार नेता अगर होशियार है, मतलब शासन होशियार है, तो वो जनता को अपने अनुसार चलाएगा, और कई बार जनता जो चाहती है उसके अनुसार नेता को होना पड़ता है। समझ पा रहे हो? तो समाज पॉलिटी को इफेक्ट करता है, पॉलिटी समाज को इफेक्ट करती है। ध्यान रखना, लिखना मत, पर समझदारी से लिखना, बता रहा हूं, अंदर की बात है। बाय राम सर मत कर देना, पता चले। पर्यावरणीय मुद्दे, आर्थिक, तो अब आर्थिक में बहुत सारे मुद्दे हो गए। देश की जीडीपी, देश की प्रति व्यक्ति आय, नेशनल इनकम जिसको हम बोलेंगे, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, तमाम प्रकार के मुद्दे है ना। इंडिया को लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना, ये सारे मुद्दों में क्या क्या ऐसी परिस्थितियां जो प्रभावित करती है। भारत तो एक कृषि प्रधान देश है, तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बनेगा? भारत तो एक उद्योग में पिछड़ा हुआ देश है, तो सुपर पावर कैसे बनेगा? एक्सपोर्टर कैसे बनेगा दुनिया में? भारत तो अभी प्राथमिक शिक्षा के लिए जूझ रहा है और हम लोग टारगेट ले रहे हैं विश्व गुरु कैसे बनेगा?